नाउ तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। मैक्रो इको फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज के हिसाब से कहाँ कहाँ आती है, किस किस लेवल के आती है, वही मैं सब बातें डिस्कस कर रहा हूँ। एंड अभी मैं जैसे कि आप जानते हो 60% सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। सिलेबस में बेसिकली हमें ISLM से स्टार्ट करना है, लेकिन मैं आपको पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक हिस्ट्री बता रहा हूँ थोड़ी सी, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली है ही क्या। और बच्चे मैं काफी सी चीज आपको बताता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा, वो अच्छे से नोट करते रहना। हाँ लिखवाऊंगा वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर थोड़ा सा कम, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, बट बेटा आपको इसके नोट्स आएंगे, वो नोट्स बहुत अच्छे से रीड करना आप लोग, ठीक है बच्चा। चलिए जी आगे बात करते हैं। बेटा एज यू नो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो मतलब एग्रीगेट, बेटा मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है लार्ज, बड़ा लेवल का, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि सारा मैक्रो का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो लार्ज लेवल पर है, एग्रीगेट लेवल पर है बेसिकली, ठीक है। मैक्रो का मतलब ही होता है एग्रीगेट, माइक्रो मतलब कहते हैं मतलब सिंगल पॉइंट, ठीक है, सिंगल वैल्यूज, और ये मोर देन वन वैल्यूज। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक्स का मतलब, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम लोगों को एज एन कंट्री बात करनी, ठीक है बेटा। वी टॉक अबाउट एज मतलब कंट्री से रिलेटेड बात करनी है, पूरी कंट्री पे वो चीज अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो बहुत बेसिक सी बात थी, आगे बात करते हैं बेटा। बच्चा आप लोग ये मानते हो, मैं जैसे पढ़ाता हूँ, मतलब पढ़ाता था ऑफलाइन में भी पहले तक, तो हम जब मैं पढ़ा रहा होता तो मैं पूछता था बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताओ, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या मतलब इतना ही कहता था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कब आई है, क्या है उसके बारे में मुझे बताओ। तो पहली बात तो बच्चे एकदम से बोलते थे, तो बोलते थे कि सर एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक्स के फादर थे, आज भी हैं बेसिकली, ठीक है, और आगे भी रहने वाले ही हैं। मैंने कहा ठीक है जी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं। ये कब से स्टार्ट हुई है, कहते जी 1917, सॉरी 1776, ठीक है, 1776। बट थोड़े से मैं आपके डेटाबेस इंफॉर्मेशन बढ़ाऊंगा थोड़ी, ठीक है, थोड़ी सी डेटाबेस इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री। आज के क्लास में थोड़ा सा इकोनॉमिक हिस्ट्री का ही पढ़ने वाले हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 1756, 1756, नॉट 76, इट्स 1756, 20 साल पहले एक इकोनॉमिक्स आए थे जिनका नाम था डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम, यहाँ लिख दो तुम्हें सही से स्पेलिंग, और डेविड ह्यूम। बेटा अब आप बोलो सर डेविड ह्यूम कौन है, हमने तो एडम स्मिथ पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ। एडम स्मिथ इनके जूनियर थे, ऐसा एक दो ऑथर्स ने बोला है, एक्चुअल तो किसी को नहीं पता इसके बारे में, बट एक दो ऑथर्स ने बोला है कि जैसे कि टीचर और स्टूडेंट होता है, ऐसी 20 साल पहले बेसिकली एडम स्मिथ इनके लिए काम करते थे, इनके अंडर रिसर्च करते थे, या इनसे पढ़ते थे, ये इनको फॉलो करते थे, कुछ भी होगा इनके अंडर में थे। इन्होंने 1756 में 1756 में एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है बेटा, एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द बैलेंस ऑफ पेमेंट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी आप सेमेस्टर 5 में हो, आप बेसिकली सेमेस्टर 5 में, तो आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसमें जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, आईटी या आईई, उसमें बेटा स्टार्टिंग की ही पेज फर्स्ट चैप्टर में ही फर्स्ट पेज पर ही डेविड ह्यूम और उनके आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है। बेटा डेविड ह्यूम ने सबसे पहले इनिशियली लेवल पर ये बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा अकाउंट्स जो दो कंट्रीज का होता है, बेसिकली होम एंड फॉरेन कंट्रीज। तो सोचो 1756 में डेविड ह्यूम ने बता दी थी ये बात, ठीक है। अब डेविड ह्यूम के अकॉर्डिंगली ट्रेड था, उस टाइम ट्रेड होता था, ठीक है बेटा समझना, उस टाइम ट्रेड होता था, बट जो ट्रेड था बेसिकली वो फ्री ट्रेड था। उस टाइम ट्रेड होता था बेटा, बट वो ट्रेड कैसा था मेरे बच्चों, फ्री ट्रेड था। अब बच्चों फ्री ट्रेड का मतलब क्या हो जाता है पता है आप लोगों को, व्हाट डू मीन बाय फ्री ट्रेड, एनीवन एल्स? बेटा फ्री ट्रेड का मतलब हो जाता है कि आपको कुछ भी टैरिफ या टैक्स वैक्स पे नहीं करना। एंड बाय गाइस उस टाइम की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हुआ करती थी, ओपन इकोनॉमी, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी हिस्टोरिकल मूवी देखें पुरानी वाली, और यह मेरे ख्याल से ये तो नहीं पता लगेगा, लेकिन ना पुरानी मूवी में भी पुराना पास्ट दिखाते हैं, ठीक है।
उसमें भी अगर आप देखेंगे आइडियाज अगर आप क्लियर होंगे थोड़े बहुत, तो वहां भी बताएंगे कि ट्रेड चलता था। ठीक है, ये तो चलो ये आर्टिकल हो गया, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें तो जब बेटा आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा और आप जब पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल इसके बारे में पढ़ना। बट ये ध्यान रखना कि 1756 में डेविड ह्यूम आए थे जिनका आर्टिकल आया था। और आप पूछो सर ये क्यों बता रहे हो इतनी सारी बातें, मैं आपको बता देता हूँ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिस इज द पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है बेटा, दिस इज द पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी गाइस ऐसे इकोनॉमिक्स पूछता है ना, इकोनॉमिक्स के नेम, उनके ईयर्स, उनकी उनके अचीवमेंट्स या जो भी चीज है उनकी। ठीक है, आफ्टर दैट 1776, इसके 20 साल बाद, बीच में बहुत कुछ हुआ होगा, हमें उनसे क्या मतलब। उसके 20 साल बाद एक बंदा आया जिसका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था बेटा उसका? एडम स्मिथ। हाँ बच्चा, क्या नाम था उसका? एडम स्मिथ, जिसे आप लोग बेसिकली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हो, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है बेटा, इस बुक का नाम था बेटा द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। बेटा इस बुक में था क्या, जरा ये समझ लेना। बेटा द वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर उन्होंने बताया था कि किसी भी राष्ट्र की या किसी भी नेशन की वेल्थ क्या है। वेल्थ मतलब संपत्ति क्या है। अब बेटा देखो पॉइंट क्या है, आपके आपकी वेल्थ क्या है। आप बोलो सर मेरे पास ना 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में। ठीक है, हाँ अगर वो अकाउंट में तो वेल्थ में काउंट होगा। ठीक है, यस, मनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वेल्थ, क्योंकि बेटा जब तक आपके पास है अब आपकी मर्जी, आप उसको कैसे भी कर सकते हो। खर्च भी करोगे तो वेल्थ के अकॉर्डिंग ही खर्च करते हैं हम लोग। और फिर आप कहते हो कि सर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मतलब आपकी एक प्रॉपर्टी है, एक कार है, एक बैंक बैलेंस है, एक पॉलिसी है, ये है वो है, यहाँ तक कि पेन भी आपके बड़े एक एसेट का पार्ट है, ये भी आपकी वेल्थ का पार्ट है। कुछ लोग बहुत महंगे महंगे पेन खरीदते हैं तो उनकी एसेट होती है, उनकी वेल्थ होती है। बेसिकली वेल्थ इज वट जो लोगों के पास होती है। ठीक है, जो लोग जो कह सकते हो जिस लोगों को जिस बात का घमंड होता है उसे वेल्थ कहते हैं बेटा। ठीक है, और मनी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वेल्थ, बेसिकली मनी भी वेल्थ का पार्ट होता है। लेकिन ये बात तो आज अप्लाई होती है, ये बात तो हम आज कर रहे हैं 2020 में। ठीक है, आज बात कर रहे हैं हम लोग ये वाली। पुराने जमाने की बात में क्या करें बेटा, पुराने जमाने में वो कहते थे मनी इज द ओनली वेल्थ। उनके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं, वो लोग कहते थे मनी ही अकेले, सिर्फ मनी ही वेल्थ होती है, मनी के अगर मनी नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, तो उनका मेन फोकस क्या रहता था कि बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना है, कंट्रीज पर कब्जा करना है और बेसिकली बिजनेस करने हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं तो इंडिया के अंदर भी 1700 तो बहुत बाद में हो गया, 15वीं शताब्दी में, बेसिकली 16th सेंचुरी में। ठीक है, सन 1500 में ठीक है, उसमें अकबर का ट्रीटमेंट करने आए थे दो अंग्रेज, याद होगा, थोड़ा बहुत हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आपको। तो और उन्होंने फिर इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस। ठीक है, तो मेरा पॉइंट बस क्या है कि बिजनेस चलता था, बिजनेस का मतलब बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना है। देन ये प्रोसीजर बेटा आगे भी चलता रहा। तो बेसिकली वो कहते थे मनी इज द ओनली वेल्थ। उसी के हिसाब से इन्होंने बुक ली थी द वेल्थ ऑफ नेशन। बेटा ठीक ठाक इकोनॉमिक्स थे, अच्छी फेमस भी हुई है, मान ली बात। अच्छा, इन्होंने अपनी बुक में भी ये बात बोली थी कि भाई फ्री ट्रेड होगा, मतलब इनकी बुक में भी ओपन इकोनॉमी वर्ड लिखा हुआ था। ऐसे में पता है क्यों बोल रहा हूँ बार बार, इनकी बुक में ओपन इकोनॉमी में लिखा हुआ, ओपन इकोनॉमी लिखा हुआ था। एक्चुअली कुछ बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि एडम स्मिथ जो है इनकी थ्योरी क्लोज इकोनॉमी पर बेस्ड थी। ना बच्चा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्लोज इकोनॉमी पर बेस्ड बच्चा नहीं थी, ओपन इकोनॉमी थी, क्योंकि तभी जो ट्रेड की बात होती थी वो कहते थे नेट एक्सपोर्ट जीरो होगा। चलो बेटा ये आगे डिटेल बताऊंगा जब ये चीजें आएंगी, आप इतना समझना। ओपन ओपन इकोनॉमी पर ये था, और प्लस फ्री ट्रेड था, मतलब नो टैरिफ नो टैक्स एंड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एडम स्मिथ। अच्छा बात समझना, एडम स्मिथ आए थे 1776 में, और इन्होंने जो थॉट्स दिए थे वो थॉट्स एक थे। उसके बाद बेटा यहां से लेकर यहां तक 1929 तक और जितने भी इकोनॉमिक्स आए, कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। डेविड रिकार्डो, डेविड
रिकार्डो, ठीक है, मार्शल, ठीक है, सेज 1803 में आए थे, ठीक है, ध्यान रखना 1803 में, 1803 में आए थे। स्टुअर्ट मिल, ठीक है बेटा, एंड और भी है, हिग्स भी हैं, की भी हैं, मल्टीपल इकोनॉमिक्स, बट ये लोग वो लोग जिनका नाम ज्यादा फेमस है, ठीक है बेटा। ये जितने भी हैं इन सबको बोला जाता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा, इन सबको को क्या बोला जाता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अब एक बड़ी मजे की बात सुनो, एडम स्मिथ वॉज नॉट द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ बेटा क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं थे। एडम स्मिथ के व्यूज क्लासिकल इकोनॉमिक्स से मैच होते थे, इसलिए एडम स्मिथ को भी क्लासिकल में मर्ज कर दिया, ठीक है। लेकिन क्लासिकल के व्यूज एडवांस लेवल पे अलग थे, और एडम स्मिथ के व्यूज एडवांस लेवल पे बेटा अलग थे, यानी कुछ कुछ चेंजेस तो थे, लेकिन हाँ मेजर पार्ट दोनों का सेम था, इसलिए उन दोनों को मर्ज कर दिया। तो 1776 में जब एडम स्मिथ को बेसिकली हम 1776 मानते हैं एडम स्मिथ का डे, उस दिन से लेकर 1929 तक के इंक्लूडिंग एडम स्मिथ सब जितने भी इकोनॉमिक्स है सबको बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मतलब ट्रेडिशनल थ्योरीज। इन्होंने जो भी थ्योरी दी बेटा उनको ट्रेडिशनल बोला गया, क्लासिकल बोला गया, ठीक है। मल्टीपल चीजें थी। अब एक दो चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जैसे इनके व्यूज क्या थे। ये कहते थे बेसिकली, आप सेव्स की बात करते हो, जैसे एग्जांपल ये सेव्स हैं। वैसे तो बेटा मैं सभी इकोनॉमिक्स के बारे में आपको अलग अलग सेव भी बताता चलूंगा, बट जरा कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझना। सेज है, आपने सुना सेज लॉ, 12th में थे आप लोग, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा सेज लॉ सुना होगा आपने, ये है ना वही वाले सेज हैं। इनके अकॉर्डिंग बेटा सेल्स ये सेज कहते थे कि जो मार्केट है ना, मार्केट इज सेल्फ सफिशिएंट, मार्केट इज सेल्फ सफिशिएंट, ये कहते थे ऐसा कि जो मार्केट है बेटा वो सेल्फ सफिशिएंट है। यानी एक मार्केट में ना एक तरह का मिरेकल होता है, जादू होता है, चमत्कार होता है क्या, कि जब भी डिसइक्विलिब्रियम आता है, जब भी डिसइक्विलिब्रियम आता है तो इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं आ सकता, इनके अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट एक हाइपोथेटिकल व्यूज है, ठीक है। इकोनॉमी में हमेशा इक्विलिब्रियम बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट रहता था, लेकिन हाँ ये लोग ये कहते थे कि मार्केट में इतना का मेडिकल है कि अपने आप वो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाया करता था, ठीक है। इस वजह से इन सबकी जो थ्योरी रही है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर रही है, ठीक है। बहुत बेसिक गाइस, मैं थोड़ा आपको बहुत कॉमन अजम्पशन बता रहा हूँ लोगों की, फुल एम्प्लॉयमेंट पे बेटा ये रहा है, ओके। अच्छा, इनको इन लोगों के अकॉर्डिंग एक इंटरेस्टिंग बात थी, वो कहते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब देखो पता है क्या है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसका भी एक बेसिस है, मतलब इस बात पे एक बेसिस है। बेसिस का मतलब क्या है, ये किस चीज को बेस बना के बोला जा रहा है। आप लोगों ने बेटा बार्टर सिस्टम के बारे में सुना है, क्या है बार्टर सिस्टम? पहली बात तो बार्टर सिस्टम बहुत पहले था, तो सोचो वो कितने पहले हो, उससे क्लासिकल में बोलेंगे हम लोग, ठीक है बेटा, ये बात तो ध्यान रखना, बार्टर सिस्टम को भी हम लोग क्लासिकल थ्योरी में ही बोलेंगे, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी चीज बेटा क्या था बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम था कि पहले कॉमोडिटी बनती थी, मतलब बार्टर सिस्टम में होता था कि हम लोग सर्च करते थे कैसा बनता है जिसको वो गुड़ चाहिए जो हमारे पास हो, और हमें जो चाहिए वो उसके पास हो। इसका मतलब बेटा पहले से चीजें बनी हुई होती थी, बट वहां पे सर्चिंग कॉस्ट लगता था, सर्च करते थे लोग, ठीक है बेटा। बार्टर यानी यानी आप पहले सप्लाई करो, यानी पहले प्रोडक्शन करो, आप प्रोडक्शन के सप्लाई करोगे देन ना उसकी डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। ये मानते थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। ठीक है भाई, अपने अपने व्यूज थे, गलत तो हम किसी को बोल ही नहीं सकते, चलती रही बातें। क्लोज इकोनॉमी, फिर इनमें से किसी ने बोला जी इकोनॉमी क्लोज करो। अब क्लोज इकोनॉमी का कंसेप्ट हो गया, क्लोज इकोनॉमी दो पॉइंट्स हो गई होती थी, नेट एक्सपोर्ट जीरो और नेट एक्सपोर्ट जीरो। बट बड़ा नेट एक्सपोर्ट जीरो दो पॉइंट्स पर होता है, एक तो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीरो, और एक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर, तब तो नेट एक्सपोर्ट जीरो हो जाएगा। ये भी इन्होंने व्यूज दिए बेटा, देयर आर मल्टीपल व्यूज इन लोगों के, ठीक है, अनगिनत। वो तो जब मैं आपको क्लासिकल नॉलेज में रिकार्डो मार्शल सेज इनकी बातें बताऊंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अच्छा, क्योंकि इन्होंने अकेले अकेले लोगों ने काफी सारी बातें करी हैं, बट मेजरली ये सब बातें सबकी कॉमन थी, ठीक है बेटा। ये सब चलता रहा। एक दिन ऐसा आया, देखो समझना,
ये लोगों ना एक बात बहुत अच्छे से और मानते थे। ये लोग ये कहते थे, देखो जो इनकी गलतियां थी, गलती भी थी गाइस, ये लोग ये कहते थे कि गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है, हमें गवर्नमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है। जहां में लिखा ना सेल्फ सफिशिएंट, वहां उसका मतलब होता है नो नीड ऑफ गवर्नमेंट। मैंने बोला ना, सेठ कहते थे वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं। ओके जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर आप लोग सेल्फ सफिशिएंट है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हो गया नो नीड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, नो नीड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, उस टाइम की जो थ्योरी थी, उस टाइम की जो इकोनॉमी थी बेटा, उस टाइम गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, उस टाइम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, यानी लोगों के पास पैसा था। ठीक है, उस टाइम बेटा दो ही तरह के लोग हुआ करते थे, या तो कैपिटलिस्ट यानी पैसा वाला, या गरीब आदमी जो कि वर्कर्स होता था। बीच का पर्सन कोई नहीं होता था, यानी या तो अमीर आदमी बिल्कुल आराम करेगा, ठीक है, और बस पैसा लगाएगा, और गरीब आदमी सिर्फ काम करेगा और पैसा कमा के अपना जीवन गुजारेगा। ठीक है, आज की डेट में तो मल्टीपल तरह के लोग हैं जो घर बैठे हुए हैं, काम भी नहीं कर रहे पर पैसा आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी ले ली उन्होंने या इन्वेस्ट कर दिया। समझ रहे मेरी बात? उस टाइम में बेटा अगर कोई आराम कर रहा तो बहुत पैसे वाला होता था, अदरवाइज काम करे तो गरीब होता था। गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं थी इस वजह से, क्योंकि उस टाइम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। लेकिन गाइस उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, ऐसा तो रहता गवर्नमेंट थी नहीं, इलेक्शन ही नहीं होते थे, सिलेक्शन ही नहीं होते थे ना। गवर्नमेंट तो थी, बट गवर्नमेंट ओनली इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ठीक है, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट जो थी ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इन्वॉल्व होती थी, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बेटा इन्वॉल्व होती थी। और ऑब्वियसली बात है बेटा, बहुत कम ही इंपॉर्टेंस होती थी उसकी। जैसे एग्जांपल टैक्सेशन वगैरह नहीं था। ठीक है, वो चीज हम आगे देखेंगे। बेसिकली ये सब चीजें ध्यान रखना। चलता रहा, कहानी चलती रही। एक दिन आया अप्रैल में, सारे ईयर्स गए खा गया सारे। ठीक है, अप्रैल 1929, ये वो तारीख वर्ल्ड की हिस्ट्री बन गई। अप्रैल 1929, आई थिंक 10 अप्रैल था ये, तो कोई अप्रैल का मंथ ही रखते हैं। 1929 ये महीना, ये साल आने वाले, मतलब जब तक दुनिया, तब तक जब तक इकोनॉमिक्स चलती रही दुनिया, जब तक गाइस ये साल कोई नहीं भूलेगा। ये वो ईयर था जब दुनिया में बेसिकली डिप्रेशन आया था, जो ग्रेट था, ग्रेट डिप्रेशन। एंड वन मोर थिंग बेटा, ये डिप्रेशन वो डिप्रेशन नहीं है जो नॉर्मल लोगों को होता है। ठीक है, एक 10 साल के बच्चे को भी होता है डिप्रेशन। क्यों डिप्रेशन है? बस वो मतलब एक्सवाइजेड को चॉकलेट नहीं मिली तो अफसोस कर रहा है बैठ के ना बेटा, ये डिप्रेशन अलग है। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन आया। और ग्रेट डिप्रेशन का बेटा मतलब क्या था उस टाइम, बताओ क्या था, सोचो कभी। देखो ग्रेट डिप्रेशन हम लोगों ने जो 12th में पढ़ा था, मैंने भी 12th में, उसके बाद में फिर मतलब छोटे छोटे लेवल पे पढ़ा था। गाइस बड़ा ही अजीब से आंसर मिलते थे ग्रेट डिप्रेशन के। बट बेटा जब मैंने स्टडी करा, बहुत ज्यादा पढ़ा, बहुत ज्यादा, मैंने इसमें मैंने बेटा एक आर्टिकल भी लिखा है ग्रेट डिप्रेशन के लिए। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, बेसिकली पब्लिश नहीं किया था, क्योंकि वो आर्टिकल क्या, तो बेसिकली मैं जब पढ़ाने के लिए नोट्स मेक कर रहा था, बना रहा था नोट्स, बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ग्रेट डिप्रेशन की भी नोट बना रहा था। तो गाइज मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगी ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड कि जो मुझे खुद को नहीं पता थी। तो वो सब बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। पब्लिश इसलिए नहीं किया, कुछ रीजंस थे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इसमें क्रिटिसिज्म्स काफी सारे हैं। ठीक है, तो अपार्ट ऑफ दिस हम टू द पॉइंट बात करते हैं बेटा। बेटा ग्रेट डिप्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, उस टाइम ही में क्या मतलब उन्होंने रखा था, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, एंड हाई इन्फ्लेशन। ठीक है बेटा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। अब आप बोलो सर ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, महंगाई भी ज्यादा और लोग बेरोजगार भी ज्यादा है, बट ये तो उल्टा होता है। फिलिप्स कर्व ही कहते हैं, जो आप पढ़ते हो फिलिप्स कर्व जी, फिलिप्स जी ये बोलते हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, यू नो फिलिप्स इक्वेशन। ठीक है, ये फिलिप्स इक्वेशन आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं, सेमेस्टर 3 में भी आपने पढ़ा होगा। बट ये तो उल्टा ही हो गया। वो क्या, वो कहते हैं कि उस टाइमिंग में
अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई था और इन्फ्लेशन भी हाई था। जब ऐसा था तो फिर अजीब बात नहीं हो गई? तो बेटा उस टाइम वायलेशन ऑफ फिलिप्स कर्व हुआ था, वायलेशन ऑफ फिलिप्स कर्व हुआ था। फिलिप कर्व की जो स्टेटमेंट सब खराब हो गई थी। वो बात अलग है कि वो बाद में इन्वेंट हुआ है, लेकिन हम तो बोलेंगे ना, हमने तो सच्ची असाधे पढ़ ली, तो हम बोलेंगे कि उस टाइम फिलिप्स कर्व होता तो वायलेट हो जाता। ठीक है, आगे बात करते हैं। बेटा हुआ ये है था ग्रेट डिप्रेशन के अंदर, कुछ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं मैं, कि इकोनॉमी में ना उस टाइमिंग में यूएसए 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 एक ऐसी कंट्री उस टाइम भी काउंट होता तो आज भी काउंट होता है। यूएसए एक ऐसी कंट्री था और है कि जिसको स्नीज यानी छींक भी आती तो सर्दी पूरे वर्ल्ड को लगती थी, और आज भी है। अगर जैसे एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ बोल दें, एक अजीब सी बात बोलते तो बेटा पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हो जाएगा उससे, क्योंकि पावरफुल कंट्री है बेटा, वो पावरफुल कंट्री है, हर चीज है उनके पास, बहुत तगड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग उनका कंसेप्ट रहता है। ठीक है, उस टाइम भी यूएसए बहुत औसम लेवल का था, बढ़िया था। तो बेटा यूएसए का एक बेसिकली एक बैंक था, बेसिकली अगर मैं बोल सकता हूँ यूएसए का सेंट्रल बैंक इन 1929, उसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1929 की बात कर रहा हूँ, 1929 उसका का सेंट्रल बैंक जिसका नाम था फेडरल फेडरल रिजर्व बोर्ड। ठीक है बेटा, बड़ा ध्यान रखना, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से लिखना है इनको, हवाबाजी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेपर में आती है। फेडरल रिजर्व बोर्ड, ठीक है, एफआरबी, ये उस टाइम जैसे कि आज की बेसिकली हमारा सेंट्रल बैंक है, आज आज उनका फेडरल बोर्ड बोर्ड ऑफ अमेरिका है। ठीक है, वो फेडरल रिजर्व अमेरिका है। ठीक है, फेड जिसे बोलते हैं हम लोग आज के डेट में बेटा, वो फेड अकाउंट होता है, फेड बोला जाता है। बट उस टाइम बेटा वो क्या था, फेडरल रिजर्व बोर्ड। अब फेड हुआ है बट उस टाइम फेडरल रिजर्व बोर्ड था बेटा। वो ना करप्ट हो गया था, यानी बैंक करप्ट हो गया था उस टाइम। अब बैंक करप्ट होने का मतलब क्या था उस टाइम, मैं आपको बता दूं पुराने पुराने बातें, जैसे कि आपको पता है कि उस टाइम बेटा लड़ाइयाँ चलती थी। लड़ाइयाँ क्या मतलब, बड़े लेवल के जंग चलती थी। ठीक है, हमारे इंडिया में भी जंग कितनी लड़ाइयाँ होती थी, पानीपत की लड़ाई, ये वो दुनिया भर की चीजें। ठीक है, वो तो हिस्ट्री में है सब चीजें, उस टाइम भी चलती थी। तो उस टाइम में बेटा ये जो यूएसए था ये सबसे बड़ा बैंक था, और आज भी जैसे कि अब भाई लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको पैसे की जरूरत है, लड़ाई लड़ने के लिए तो जरूरत है ही है, चलो चल जाता है। पर आफ्टर फाइट, आफ्टर लड़ाई, हारो जीतो डजंट मैटर, रिकवरी के लिए पैसा आपको चाहिए, चीजें संभालने के लिए। जख्मी हो गए लोग, मर गए, तो उनकी उनकी रिकवरी करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए ठीक है, उनको कुछ भी पैसा देने के लिए पैसा चाहिए था। तो बेटा यूएसए ने क्या किया था, सबसे वादा कर लिया था, उन्होंने कहा था तुम सब लड़ो, मैं पैसा दूंगा आपको। ठीक है, मतलब लड़ने के लिए पैसा नहीं, लड़ाई के बाद के जो वो था रिकवरी थी उसके लिए। ठीक है, ठीक है बेटा, ये था। तो बट सिचुएशन ऐसी बैठी कि सबको पैसे की जरूरत एक साथ पड़ गई, और बेटा ये बैंक करप्ट हो गया। बैंक करप्ट होने का मतलब क्या हो गया, बैंक करप्ट होने का बेटा मीनिंग इतना सा था कि सेंट्रल बैंक वाज अनेबल टू प्रोवाइड फंड टू द कंट्रीज बैंक। ठीक है, अब पॉइंट क्या था, अब बेटा समझना यहाँ पे ध्यान से इधर। सो हुआ ये, फिर हमारे जैसे एग्जांपल यूएसए, ऑब्वियसली बात है बैंकरप्ट हुआ, जैसे कि आपको पता है। पॉइंट क्या है, यूएसए में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मैंने कहा ना यूएसए को अगर छींक भी आती थी होता था तो पूरे वर्ल्ड को सर्दी लगती थी। तो यूएसए की इकोनॉमी पहले जो है खराब हुई, यूएसए की इकोनॉमी पहले बर्बाद हुई, और जहां उसकी इकोनॉमी खराब हुई ना गाइस, तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब होती गई। अब पॉइंट होता है कि हुआ क्या किया, देखो थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया, फिर जब उन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनके व्यूज भी हम देखेंगे कुछ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली। बट वो ये था कि यूएसए में उस टाइम, इन यूएसए उस टाइम बेटा कोई भी माइग्रेशन नहीं होता था। यूएसए में कोई भी माइग्रेशन नहीं होता था, क्यों नहीं होता था, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी फॉलो करती थी फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, वो फॉलो करती थी बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा,
फुल एम्प्लॉयमेंट का बड़ा मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितने हमारी इकोनॉमी के अंदर लोग हैं कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, कोई भी बेरोजगार नहीं है। चलो इतनी बात समझ लेते हैं हम लोग। अब पॉइंट ये था कि उस टाइमिंग में जब कोई माइग्रेशन नहीं था तो बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ एनी इशू, पता नहीं क्या था, बट अब वहां पे ना माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया। और कुछ इकोनॉमिक्स तो ये भी कहते हैं, कुछ ने बताया है कि 25% ऑफ द यूएसए पॉपुलेशन लोग बाहर से आ गए, यानी यूएसए की जितनी पॉपुलेशन थी उसके 25% लोग बाहर से आ गए, माइग्रेंट हो गए। बट जब वो माइग्रेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे, समझ न ध्यान से, जो लेबर मार्केट अफेक्ट हुई। देखो बच्चा, जब कोई भी इकोनॉमी के अंदर या कोई भी कंट्री के अंदर, कोई भी स्टेट के अंदर बाहर से कोई आता है, बाहर गांव से कोई आता है, तो बेटा वो काम करने आता है, पैसा कमाने आता है। तो पहली बार जैसे ही वो आता है लेबर मार्केट अफेक्ट होती है। कैसे लेबर मार्केट अफेक्ट होती है? लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई। बेटा लेबर सप्लाई ऑब्वियसली बात ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब लेबर सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो बेटा क्या होता है? वेजेस कम होते हैं। समझना ध्यान से, वेजेस ऑब्वियसली बात है कम होने लग जाते हैं। अब एक बात सुनना, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक क्लोज इकोनॉमी मान लो, मतलब दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली वाले काम कर रहे हैं और एक डिसेंट वेज पर, ठीक है, बड़े अच्छे अमाउंट मिलता है ना मंथली, बड़ा बहुत बढ़िया अमाउंट मिलता है। अब दिल्ली वालों को पता है कि भाई हमारा नौकरी कभी नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि हम जितने हैं उतनी डिमांड है और उतनी सप्लाई है। तो अगर अगर किसी को कंपनी ने निकाला भी, तो अगर बेसिकली किसी को कंपनी ने निकाला, इसका मतलब अपनी उसकी जगह पर किसी और को हायर करा होगा, और वो जो हायर्ड पर्सन होगा वो कोई और जॉब छोड़ के आया होगा, तो वो बंदा वहां पर जॉब कर लेगा जाके। यानी बेसिकली हर सीट बुक रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है बेटा। हर सीट जो होती है, हर चीज बेटा बुक रहेगी, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। बट बाय मिस्टेक अगर दिल्ली के अंदर या किसी स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर बाहर से लोग आ जाएं, ठीक है, और वो लोग कम वेज पे काम करने के लिए तैयार हो जाएं, और हम लोग इस एटीट्यूड में रहें कि हमारी तो वैल्यू ज्यादा है, हमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, हमें तो कोई मना ही नहीं कर सकता जॉब करने से। अगर एक बंदे जॉब से निकालेगा तो हमें कोई और कंट्री कोई और कंपनी जॉब पे रख लेगी। हम इस एटीट्यूड में, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो दूसरे बंदे आए जो कम वेज पे काम करने के लिए तैयार है, मार्केट उनको हायर कर लेगी, और हल्के हल्के करके हाई वेज वालों को या तो वो कम वेज ऑफर करेगी, या फिर वो उनको फायर यानी निकालना स्टार्ट करेगी। बट उस टाइम यही हुआ जब हम लोग इस एटीट्यूड में थे, यानी उस टाइम के लोग जिस एटीट्यूड में थे, फुल एम्प्लॉयमेंट के एटीट्यूड में, तभी अनएम्प्लॉयमेंट आया। आपको पता है ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट होता तो है, बट वो वॉलेंट्री होता है, मतलब मैं काम नहीं करना चाहता इसलिए मैं काम नहीं कर रहा। बट आफ्टर सम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट आया इनवॉलेंट्री। कैसा? कि अब मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे मेरी वेज नहीं मिल रही, जिस जिस वेज पे काम करना चाहता हूँ तो वो मुझे वेज नहीं मिल रही, और मैं अनएम्प्लॉय हो जाऊंगा। बट आई वॉन्ट टू डू वर्क, वर्क करना चाहता हूँ, बट मुझे काम नहीं मिल रहा, ठीक है। अब इसका मीनिंग आप जानते हैं, बिकॉज लो वेज, वो उस वेज पे मैं काम नहीं करूंगा जितने वेज मुझे वो ऑफर कर रहे हैं। एक तो ये था मजे की बात। उसके बाद में बेटा यहाँ की जो गुड्स मार्केट थी, बेसिकली डिमांड मार्केट, गुड्स प्रोडक्शन मार्केट, आप प्रोडक्शन मार्केट कह सकते हो, वो भी वैसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि एक तो था डिमांड फॉर गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा एक बात बताओ, जब किसी भी कंट्री के अंदर या कोई भी बाहर कहीं पर जाता है, तो एकदम से तो काम मिलता नहीं है उसे, है ना, एकदम से काम नहीं मिलता, वक्त लगता है। लेकिन खाना एकदम से खाना है उसे, गुड्स की डिमांड एकदम से करेगा बाहर वहां पर जाके। यानी अगर हमारे यहाँ पे कोई आ जाता है, तो वो काम तो चलो उसको कल को मिलेगा, बट खाना तो आज खाएगा ही। इसका मतलब क्या बेटा? डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई वही थी तो ये ज्यादा हो गया। मेरी बात समझ में आई? जब डिमांड ऑफ द कमोडिटीज बढ़ा, जब डिमांड ऑफ द कमोडिटीज बढ़ा, तो बेटा क्या होने लगा? वो सप्लाई तो कांस्टेंट है या सप्लाई से कंपेयर कम है, तो हाई डिमांड के रिजल्ट क्या निकलता है? इन्फ्लेशन, यानी प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ने लगा। हाई डिमांड के बेटा रिजल्ट क्या निकलता है बेटा? इन्फ्लेशन, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इन्फ्लेशन यहां से आया, एक बात हो गई हाई इन्फ्लेशन, हाई का भी हाई इन्फ्लेशन, एक तो इन्फ्लेशन होता ही होता है प्लस एक हाई इन्फ्लेशन भी होता है। और बेटा यहाँ पे लेबर सप्लाई ज्यादा हो गई, तो सबको काम नहीं मिलने लगा, कम वेज वालों को सबको मिल गया, जो हाई वेज वो किसी को मिला ही नहीं। तो बेटा यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, जो कि हाई होता गया।
बीबासी में ही तो उस टाइम एक तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ऐसे आया। एक आपको डाउट था ना कि अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन कैसे आया था, तो बड़ा ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयमेंट और इंश्योरेंस इस टाइप से आया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको? आगे बढ़े बेटा। 1929 दैट वाज द ईयर जब ये रियलाइज हुआ कि इकोनॉमी हिल चुकी है। उस टाइम का जो वक्त था, इकोनॉमी, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट टेंशन में थे, पूरा डिस्टर्ब हो गए थे। उस टाइमिंग का टाइम ये था कि बस इकोनॉमी हिल गई, बर्बाद हो गई, अब कैसे संभालें। 1929 1929 से लेकर 1933 ये वो 4 साल थे, ये वो 4 साल थे जिसको पूरी कंट्री ने सफर किया, पूरी कंट्री ने बर्दाश्त किया या संभाला या संभले, जो भी किया बच्चा। बहुत परेशान रहे ये लोग, क्योंकि देखो बेटा होता यही है हमारी इकोनॉमी में, हम तुम्हें नहीं इतना पता होता है, बट जो इकोनॉमिक्स जो होते हैं ना, बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उन लोगों पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, क्योंकि उनको पॉलिसीज बनानी होती है, उनको मनी अरेंज करना पड़ता है, उनको रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज करना पड़ता है, उनको बहुत सारे मॉडल बनाने पड़ते हैं जो इकोनॉमी पर फिट बैठते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले तक की मेहनत चल रही थी, बट 1929 लेकर 1933 तक, 1933 तक इकोनॉमी पूरी हिल गई। तो ये 4 साल थे जब ग्रेट डिप्रेशन चलता रहा, और फिर इस 4 सालों में नए नए इन्वेंशन होते रहे, नई नई चीजें आती रही, चीजें हम लोग बदलते रहे। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग बात थी, आप लोग कहते हो केन्स, है ना, केनेडियन इकोनॉमी, केनेडियन इकोनॉमी केन्स आपको याद होगा, आप पढ़ते भी हो। गाइस समझना, केन्स वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु विटनेस्ड दी सिचुएशंस। वो पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इन सिचुएशन को के लाइव विटनेस थे। अब बोलो सर लाइव विटनेस, ये तो सब थे। हाँ बेटा सब थे, बट केन्स ने इसके सॉल्यूशंस निकाले थे। अब एक बात और इंटरेस्टिंग समझना, देखो मुझे पता है आपको बहुत से डाउट्स हैं। आप कहते हो सर क्लास, ग्रेट डिप्रेशन के बाद में क्लासिकल खत्म हो गए, एकदम केन्स आ गए और केन्स की थ्योरी स्टार्ट हो गई। नहीं बेटा, इन 4 सालों में 1932 1932 एक इकोनॉमिक्स था जिनका नाम था पीग्यू, पीग्यू। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द थ्योरी द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी इस बुक के अंदर हर वो कंसेप्ट थे, हर वो अनएम्प्लॉयमेंट होने वाली रीजंस थे जिन जो इकोनॉमी फेस कर रही थी। ठीक है, 1932 आई थिंक इसी बीच के सालों में, बट बिफोर केन्स, केन्स ने बाद में अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, केन्स की थ्योरी बाद की है, पहले उनसे पहले पीक्यू की थ्योरी थी। गाइस ये जो इनकी बुक थी, इनकी थ्योरी फेमस तो हुई बट बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। फेमस हुई बट इसके लिए कि इन्होंने वजह बता दी क्या है हो रहा है, बट सॉल्व कैसे करना ये नहीं बताया। ठीक है, इनकी बुक के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के मल्टीपल कंसेप्ट थे, पर हाउ टू सॉल्व दीज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बता पाई है। इस वजह से बच्चा ये बुक ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन हाँ, मैंने क्यों बोल रहा हूँ केन वॉज द विटनेस्ड, केन्स ने हर चीज विटनेस करी, हर चीज देखी। ठीक है, और उसके बाद में केन्स ने हर चीज को एनालाइज करके 4 साल लगाए। हो सकता है पहले से लगे वो चीज को लेकर, क्योंकि ये चीज बेटा पहले पता लग जाती है इकोनॉमिस्ट को, बट हमारे अकॉर्डिंगली केन्स ने 4 साल लगाए, 5 साल लगाए, और केन्स ने अपनी बुक पब्लिश करी, जिस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो केन्स आए। ठीक है, जरा 1 मिनट बेटा, मैं इसको पेज चेंज कर लेता हूं इसका। या सो बेटा केन्स ने फिर एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। और केन्स की जो बुक थी वो आई थी 1936 1936 में। द थ्योरी द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है बेटा, ये बुक आई और बहुत फेमस हुई, बहुत ज्यादा। और गाइस पूरे पूरे वर्ल्ड ने केन्स का मतलब कि थ्योरी को बहुत ज्यादा सराहा, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर बता रखा था एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा,
पीयू ने क्या बताया था, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्होंने बताया एम्प्लॉयमेंट, प्लस पीयू ने इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ ज्यादा बातें नहीं की थी और इन्होंने पूरी सारी बातें कर ली थी इन्फ्लेशन की, ठीक है। मल्टीपल चीजें बताई थी गाइस, वो तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ये वो बुक थी जिसने काफी सारी हेल्प कर दी। तो 1936 केन्स आ गए, और केन्स गाइस एज यू नो बहुत ज्यादा फेमस हुए, एंड आज भी केन्स बहुत बड़े नाम के साथ जाने जाते हैं, यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर इतने सारे लोग जाने जाते हैं, रिकार्डो, मार्शल, स्टुअर्ट मिल, सेज, एडम स्मिथ, डेविड ह्यूम भी इसमें काउंट होते हैं। इन सब में ये सारे क्लासिकल अलग थे और केन्स अलग थे। केन्स एक थे और वो सबको टक्कर देते, सबके बराबर थ्योरी थी उनकी, उनसे ज्यादा ही थ्योरी थी, ठीक है बेटा। तो ये केन्स की बातें थी, चलती रही बातें चलती रही, फिर केन्स की थ्योरी आई, केन्स की थ्योरी ने काफी बैलेंस किया चीजों को और नॉर्मली फेमस होते गए। बट ज्यादा दिन तक केन्स की थ्योरी 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है, ज्यादा दिन तक, ठीक है बेटा। क्योंकि बेटा देखो जब चीजें खराब होती हो जाती है ना, फिर हर कोई इसको सही करने में लग जाता है, जब और किसी ने कुछ सही भी कर रखा होता है तो दूसरा उसको क्रिटिसाइज करके कुछ नया बताता है। ऐसे एक इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन, आपने शायद इनके बारे में सुना भी होगा, ऑथर्स एज एन ऑथर्स, ठीक है। 1941, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, बिकॉज वो नोबलिस्ट भी हैं, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन को नोबल मिला है, और नोबल इन रेपो रेट बेसिकली, वो चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। ही वाज अ नोबलिस्ट। 1941 में जो बेसिकली मिल्टन फ्रीडमैन आए, उन्होंने केन्स की थ्योरी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, काफी सारी चीजों पे क्रिटिसाइज किया, और साथ साथ उन्होंने ये बताया बेसिकली कि ग्रेट डिप्रेशन आने के एक्चुअल रीजंस क्या थे, ठीक है, केन्स के अपने रीजंस थे, इनके अपने रीजंस थे। अभी मैं इनका क्रिटिसिज्म ऑफ केन्स नहीं बता रहा, बेसिकली मैं इनकी थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गाइस क्रिटिसिज्म तो थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको पहले केन समझाना है। तो पहले तो मैं आपको इकोनॉमिक्स के नेम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसके बाद में ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स थे इनका भी डिस्कशन मैं आपसे करूंगा, ठीक है। और एज एन इकोनॉमिक्स बेटा आपको सब चीजें मालूम होनी चाहिए, और पेपर में बेटा ये चीजें आ जाती हैं, आती हैं JNU हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटीज में। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्टन फ्रीडमैन जो थे, ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने रेपो रेट का आइडिया दिया था। रेपो रेट आइडिया वाज सजेस्टेड बाय हिम, ठीक है। एक बात ये थी, इन्होंने एक थ्योरी और दी थी, नियो क्यूटीएम, नियो क्यूटीएम बताया था इन्होंने, ठीक है। और बेटा इनकी और थ्योरी में था बेसिकली, इनको नोबेल मिला था, नोबलिस्ट, ठीक है। और मल्टीपल चीजें थी, वो सब चीजें हम देखेंगे। हाँ एक चीज थी, ये 1941 की टाइमिंग में, 1941 के टाइमिंग में यूएसए के, आई थिंक 1941 या उसके बाद की चीज है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे जिस टाइम, प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है, रूजवेल्ट फ्रैंकलिन प्रेसिडेंट थे, रूजवेल्ट फ्रैंकलिन, ठीक है, रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। तो जिस टाइम ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उस टाइम ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। देखो ना फाइनेंस मिनिस्टर नोबलिस्ट को बनाते हैं, तो वो तो इकोनॉमी चलती है बढ़िया करके। और बेटा इनकी थ्योरी में, इन दोनों की थ्योरी में बेसिकली कैश बैलेंस की पॉलिसी भी आई थी, पॉलिसी ऑफ कैश बैलेंस, पॉलिसी ऑफ कैश बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो रीजन दिए थे, इन्होंने बहुत बड़े रीजन दिए थे, रीजन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, रीजंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन सजेस्टेड बाय मिल्टन फ्रीडमैन, रीजंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन सजेस्टेड बाय मिल्टन फ्रीडमैन। नंबर 1 था कि ग्रेट डिप्रेशन जो आया था वो क्यूटीएम की वजह से आया था, जो ट्रेडिशनल था, उन्होंने बोला था ट्रेडिशनल क्यूटीएम की वजह से आया था, क्योंकि इकोनॉमी जो थी ट्रेडिशनल क्यूटीएम फॉलो कर रही थी, ठीक है, लेकिन उसे फॉलो करते करते वो बैलेंस नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी थ्योरी में क्यूटीएम, मैंने कहा ना नियो क्यूटीएम, इन्होंने एक नया क्यूटीएम बनाया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, ठीक है, एक तो ये बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि साथ साथ जो उस टाइम मनी की ग्रोथ हुई थी, मनी ग्रोथ, जो मनी ग्रोथ हुई थी
वो 4 to 5% हुई थी, ठीक है। और 4 to 5% हुई थी, लेकिन जो इन्फ्लेशन है बेसिकली मनी ग्रोथ 4 to 5% था। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, दिस इज द सोल्यूशन नॉट रीजन, ठीक है बेटा, ये सोल्यूशन है, तो क्लियर कर लेना। जैसे क्यूटीएम उन्होंने बताया, तो क्यूटीएम तो रीजन था, मतलब रीजन और सोल्यूशन दोनों बताया, तो उसको उन्होंने बता दिया जी, उन्होंने एक नया बना दिया न्यू क्यूटीएम। उन्होंने बोला अगर ये न्यू क्यूटीएम आप फॉलो कर लेते तो शायद बैलेंस हो जाता। मनी ग्रोथ वो कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ा था, मान लो कहते थे इन्फ्लेशन बढ़ा था, तो कहते थे जी इन्फ्लेशन बढ़ा था तो दिक्कत क्या आती है, आप मनी ग्रोथ कर देते। क्यों मनी को आपने कांस्टेंट रखा था, क्यों मनी को नहीं बढ़ा रहे थे आप? मनी ग्रोथ कम था या ज्यादा था, बढ़ा देते मनी को, बैलेंस करते। तो उन्होंने बेटे बेसिकली बताया कि ये दो रीजन थे या ये दो सोल्यूशन थे, अगर ये दोनों सॉल्व हो जाते तो शायद चीजें सही हो जाती। गॉट इट बेटा, इतनी बात समझ में आती है आपको अच्छे से? चलिए जी, नाउ बेटा अब हम लोग, जैसे ये थोड़ा बहुत हो गया आइडियाज, आगे हम और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ थ्योरेटिकल चीजें लिख लो, ठीक है, इसके लिए क्लास में। दैट इज दो कॉलम बनाना, एक में लिखना क्लासिकल, एक में लिखने का स्केन, ठीक है। बेसिकली मैं क्लासिकल और केन्स जो मेन इकोनॉमिक्स थे उनका डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, क्लासिकल और केन्स का, ठीक है बेटा। तो आप जरा दो कॉलम बनाओ, एक लिखना क्लासिकल, एक में लिखना केन्स, हेडिंग्स में, ठीक है। कॉलम बना लिए होंगे आपने। नंबर 1 लिखिएगा बेटा, नंबर 1 इंफॉर्मेशन। देखो टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ बस मैं आपको, पॉइंट्स में भी कहानी नहीं बताऊंगा, टेक्निकल टर्म बताऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, क्लासिकल जो लोग थे, पहले समझना गाइस, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे वो एग्रीगेट डिमांड की बात करते थे। आप लोग सर एग्रीगेट डिमांड की तो सारे बात करते थे, हाँ एग्रीगेट डिमांड की बात तो सारे करते थे, बट केन्स वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक्स जिसने एग्रीगेट डिमांड की बात नहीं करी, जिसने बात करी इफेक्टिव डिमांड की। इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड जो इकोनॉमी को अफेक्ट करे, ठीक है बेटा, वो डिमांड जो इकोनॉमी को अफेक्ट करे। क्लासिकल ने एग्रीगेट डिमांड की बात की थी और केन्स ने इफेक्टिव डिमांड की बात की थी। तो बेटा ये कॉलम में लिख लेना, पहला पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल में फुल एम्प्लॉयमेंट, या लिखना इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी डायग्राम वगैरह बेटा कुछ नहीं बनाया इनका, पहले बस आप लोग चीजें लिख लो। इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल लिख लिया आपने, बेटा केन्स में लिखना इक्विलिब्रियम बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। ये हो गया केन्स का। नेक्स्ट लिखना बेटा क्लासिकल में थर्ड पॉइंट, never talked about different kind of liquidity preferences, never talked about different kind of liquidity preference maintained by the consumers, maintained by the consumers, ठीक है बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, never talked about different kind of liquidity preference maintained by the consumers, ठीक है। उसमें लिखना केन्स में लिखना बेटा, केन्स में liquidity preference maintained by Keynes, liquidity preference maintained by Keynes, and prove that every non-consumption income is not savings, and prove that every non-consumption income is not savings, ठीक है। यानी क्लासिकल मानते थे कि जितना भी पैसा बच गया वो सेव होगा, एंड द सेविंग्स आर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड इन द मार्केट, ये क्लासिकल बोलते थे। मान लो हमारी जेब में 100 रुपए हैं, 100 में से हमने 60 रुपए खर्च कर दिए, 60 रुपए खर्च कर दिया, बचे 40 वो सेव ही होने के साथ साथ ऑटोमेटिकली मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएंगे। बट केन ने ऐसा बोला, वो केन ने बोला ऐसा नहीं होगा। केन ने बोला हर कंजम्पशन नहीं किया हुआ पैसा सेविंग्स नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड की बात हो रही है ना यहाँ पर। आगे लिखिए बेटा फोर्थ पॉइंट ऑफ क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल का फोर्थ पॉइंट लिखना बेटा, क्लासिकल का फोर्थ पॉइंट, investment has a smaller role in the expansion of investment investment has a smaller role, investment has a smaller role in the expansion of
इन द एक्सपेंशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है आप लोगों ने बेटा, वहां लिखना फोर्थ पॉइंट ऑफ केन्स, केन्स के फोर्थ पॉइंट में लिखना बेटा, इन्वेस्टमेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग रोल, इन्वेस्टमेंट हैज ए स्ट्रॉन्ग रोल इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, फिफ्थ पॉइंट लिखना केन्स, सॉरी क्लासिकल, क्लासिकल का फिफ्थ पॉइंट यहां लिखना बेटा, क्लासिकल का फिफ्थ पॉइंट लिखना बेटा, क्लासिकल का फिफ्थ पॉइंट लीनियर इक्वेशंस। मैं जस्ट टेक्निकल बोल रहा हूं आपको, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बेटा, वो कहानी के लिए नहीं बोल रहा मैं आपको, फिर वो टाइम लगेगा कहानियों में, आप इतना लिखेंगे आपको पता लग जाएंगे बातें हैं क्या, लीनियर इक्वेशंस। उसमें लिखना बेटा केन्स में डायनेमिक इक्वेशंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लासिकल में आएंगी लीनियर इक्वेशंस, ओके, केन्स में आएंगी डायनेमिक इक्वेशंस। ठीक है, अगले अगले लिखना बेटा सिक्स पॉइंट क्लासिकल का, रियल फैक्टर्स, बेसिकली रियल फैक्टर, रियल पैरामीटर्स। क्लासिकल जितनी बातें करता था रियल पैरामीटर, रियल फैक्टर्स की बातें करता था। ठीक है, ये इतनी बातें। केन में लिखना नॉमिनल फैक्टर्स, केन बेटा नॉमिनल फैक्टर्स की बातें करता था, नॉमिनल पैरामीटर्स। ठीक है, इधर लिखना बेटा क्लासिकल में they talked about only monetary policy, इन क्लासिकल में लिखना, क्लासिकल में they talked या talked about monetary policy। ठीक है, अपने बात सुनना, लिखना मत इस बात को, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी लिख लिया आप लोगों ने, डन, बस मॉनेटरी पॉलिसी लिखकर सुनो ये बात। बेटा उस टाइम जो था गवर्नमेंट थी, बट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स में अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी के एग्रीगेटेड डिमांड या नेशनल इनकम में एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो बेटा फिजिकल पॉलिसी भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, फिजिकल पॉलिसी उस टाइम थी भी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसकी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट तो थी, बट फिजिकल पॉलिसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था कुछ भी उधर। गॉट इट बेटा, समझते हो इतनी बात बेटा मेरी आप लोग अच्छे से। चलिए जी आगे बात करते हैं हम। केन्स में लिखना बेटा, केन्स में, केन्स में लिखो ओनली फिजिकल पॉलिसी, ओनली फिजिकल पॉलिसी लिखा बेटा आपने केन्स में, केन्स में लिखा आपने ओनली फिजिकल पॉलिसी, ओनली फिजिकल पॉलिसी। कितनी बात क्लियर होती है आपको बेटा अच्छे से। नाउ आगे लिखो, आई थिंक 8 पॉइंट क्लासिकल के अंदर, वर्टिकल एएस एंड डाउनवर्ड एडी, वर्टिकल एएस एंड डाउनवर्ड एडी। यानी ना बेटा मैं जो है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्योर क्लासिकल, प्योर केन्स। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्टिकल एएस एंड डाउनवर्ड एडी क्लासिकल का हो गया। अब लिखो केन्स में हॉरिजॉन्टल एएस, ब्रैकेट में लिखना बेटा लॉन्ग रन, हॉरिजॉन्टल एएस ब्रैकेट में लिखना बेटा हॉरिजॉन्टल। देखो अभी आगे चल के बताऊंगा मैं आपको सब चीजें, जैसे इसमें थ्योरी आ रही है। हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट में लिखना लॉन्ग रन, ठीक है, कॉमा अपवर्ड ब्रैकेट में लिखना शॉर्ट रन, अपवर्ड करके लिखना ब्रैकेट में शॉर्ट रन, एंड डाउनवर्ड एडी। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ केन्स वाली, हॉरिजॉन्टल एएस ब्रैकेट में लॉन्ग रन, वैसे ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एएस ब्रैकेट में लॉन्ग रन, फिर अपवर्ड एएस ब्रैकेट में शॉर्ट रन। ठीक है बेटा, ठीक है, एंड डाउनवर्ड एडी, बेटा एडी तो डाउनवर्ड ही था सब में, इतनी बात समझ में आती बेटा आप लोगों को। क्लासिकल में लिखो बेटा लॉन्ग रन थ्योरी, क्लासिकल में लिखना बेटा लॉन्ग रन थ्योरी, क्या लॉन्ग रन थ्योरी, क्या मेरे बच्चों लॉन्ग रन थ्योरी, गॉट इट। वहां लिखो केन्स में शॉर्ट रन थ्योरी, लिखा आपने बेटा, केन्स में लिखो शॉर्ट रन थ्योरी, शॉर्ट रन थ्योरी केन्स में, और क्लासिकल में बेटा लॉन्ग रन थ्योरी, गॉट इट।
अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट बेटा क्लासिकल में वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए बेटा आप लोगों ने वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब लिखो केन्स में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट लिखो क्लासिकल में फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि क्लासिकल की इकोनॉमी जितनी भी थी बेटा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, लिखो केन्स में फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है बेटा, ना बच्चों ये आपने लिख लिया होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट, अच्छे से समझ लेना, क्लास में जितना हुआ है अच्छे से समझना बेटा। देखो समझना, अभी बात ध्यान रखना, अभी मैं मैक्रो का एक थ्योरी पोर्शन है, एक आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत सारा, मतलब जो भी एक लेवल है, बट मैक्रो का बेटा थ्योरी पोर्शन भी है। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैक्रो में आपको थ्योरी कंसेप्ट आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थ्योरी लिखो मेरे साथ क्लास में, नहीं, अब आगे चल के तो मैं थ्योरी आपको ऐसे देता जाऊंगा, टेक्निकल वर्ड बताता जाऊंगा। जैसे अभी आप देखो, मैंने इसके अंदर चाहता तो पूरी कहानी करके लिखवाता तो 1 घंटा लगता है पूरी कहानी लिखवाने में, मैंने आपको टेक्निकल वर्ड्स में लिखवा दिया। तो बेटा मैं यही करूंगा, मैक्रो में थ्योरी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वर्ड्स ये हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये सब बेटा आपको पता होना चाहिए। एंड गाइस अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया से पढ़ो, कोई डाउट हो मुझे बताओ। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।